मेरे पाकिस्तानियों, ये है वक्त अपनी आज़ादी लेने का। हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है। जब अवाम ये फैसला कर ले कि हम ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, हम किन्हीं चोरों के नीचे गुलामी नहीं करेंगे, जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आज़ाद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। जो वीडियो आपने अभी देखी है ये अब से कुछ लम्हे पहले की वीडियो इमरान खान साहब की जो रिलीज़ की गई है। इसकी वजह आपको वीडियो से समझ आ जानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। अब से कुछ 45 मिनट पहले 50 मिनट पहले ज़मान पाक को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की रिहाइश गाह को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। ये शो आज हम लाइव नहीं है, टाइम से कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल हैव टू बी इन फील्ड और हमारे गेस्ट बहुत मसरूफ़ थे, तो हम थोड़ा सा टाइम से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लिहाजा भी शो एयर हो रहा होगा, तब हमें नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे लाहौर के अंदर। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अभी तक की इन्फॉर्मेशन, जब ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तब तक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ऑपरेशन जो किया जा रहा है, इससे पहले हमारे केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कुछ शरपसंद अनासिर ज़मान पाक में छुपे हुए हैं, उनकी 40-50 का नंबर उन्होंने दिया। तो हमारी इत्तलात भी ये हैं कि ये पुलिस ऑपरेशन जो आज किया जा रहा है ये उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है जिनकी निशानदही हमारे इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने की है कुछ देर पहले। ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो ऑपरेशन स्टार्ट होगा, फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी तो वो क्या होंगी वो वक्त से पहले होगा। लेकिन यहाँ पर दो सवाल जो आज के शो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट से। एक तो दफ़ा 144 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि हम कल जलसा करेंगे मुरीदके में। एक नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, कब तक जारी रहेगा और इसका पर्पस क्या है। नंबर 3, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े मोतबर लीडरान जो इमरान खान साहब के बहुत करीब रह चुके हैं, आमिर कियानी साहब जैसे लोग, उनकी इत्तलात नहीं, उनकी वीडियोज़ आ चुकी हैं, उनके बयान आ चुके हैं, कन्फेशन आ चुके हैं कि हमने भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासत कोई खैर बात कह दिया, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करने का फ़ैसला कर लिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूँ तोड़ा जा सकता है। आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ज़मान पाक में ऑपरेशन की तैयारियां इस टाइम पे चल रही हैं। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है ज़मान पाक को चारों इतराफ़ से। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। खालिद नवाज़ घुमन साहब माहिर कानून है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। असद अब्बास भट्ट साहब माहिर कानून है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सफदर शाहीन साहब माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। घुमन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, क्या हमें मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि बाज़ औक़ात मामलात इस नहज पे चले जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एमरजेंसीज भी डिक्लेयर होती हैं। हालात का इतना बिगाड़ आ जाता है कि बाज़ औक़ात इन चीज़ों की इम्प्लीकेशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए विद इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि रूल ऑफ लॉ को, एक पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, अगर स्टेक होल्डर्स अफवाज पाकिस्तान हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जस्टिस प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी हो, तो उनको उनकी वर्थ के मुताबिक मेंटेन रखा जाए। तो उन सूरत हाल में बाज़ औक़ात इस वक्त हालात ये हैं कि जो 9 मई को वाक़यात हुए, 10 मई को वाक़यात हुए, बहुत अफसोस किया जाए। मैं अपने अल्लाह ताला को हाजिर जान के कहता हूँ कि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये मुल्क दुश्मन नासर हैं। सिर्फ एक मॉब आया, उसने गलती की और इस हद तक चले गए। रुक जाए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐड करने दे। मैं विटनेस हूँ, मैं उस टाइम पे हिस्सा था, उस सारे जो हैपनिंग थी मैं उसके फ्रंट फुट पे खड़ा उस दिन भी अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था। एक चीज़ घुमन साहब बड़ी अफसोसनाक है, जो लोग इस मॉब को लीड कर डिनाइल में चले गए हैं, जो लेकर निकले हैं लिबर्टी से, जो मैंने पहली ट्वीट की है, मैंने पहला डिजिटल मीडिया के ऊपर ही शेयर किया है कि जी यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लीड करके कैंट के अंदर जाने की बातें हो रही हैं और ये उस टाइम रास्ते पे चल पड़े हुए थे। हफीज सेंटर के बाहर से मैंने वो ट्वीट किया। वो लोग जिसकी आज एक वो वीडियो आई है, वो नौजवान है तहरीक इंसाफ का, तो वो कहता है कि मैं तहरीक इंसाफ से कोई लेना देना नहीं, मेरा इबाद फारूक, वो वहां खड़ा हुआ लोगों को पुश कर रहा है कि अंदर जाओ। मैं नहीं था बात ये करना चाहता, मैं चूंकि आज लीगल डिस्कशन थी, मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता था इसको। बात यह है कि कई एस्पेक्ट्स हैं इसमें, जिम्मेदारान हैं, बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं। और अब ऐसी बात है
कि उस पर्सपेक्टिव को जहन में रख के एक कोऑपरेटिव या पॉजिटिव एक रैशनल अप्रोच रखने की बजाय हमारी जो लीडरशिप है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं सब की बात करूंगा कि सब इस वक्त आमने सामने खड़े हैं। मैं ये नहीं चाहता, नहीं, कभी भी नहीं चाहता। ये मेरा मुल्क है, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं आज फौजियों को सड़क पे देखता हूं गुजरते हुए, तो मेरे दिल में, मेरी जान में मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये मेरे मुल्क के वो सिपाही हैं जो मेरे मुल्क को लेकर चल रहे हैं। बहुत कुछ उस दिन हुआ, लेकिन सब गैर जिम्मेदाराना था। बिल्कुल। अब सिचुएशन ये है कि ये असल में क्वेश्चन जो था आपका कि आर्मी एक्ट की जरूरत, बात ये है कि बाज़ औक़ात जब हार्ट अटैक होने लगता है ना, तो एक बड़ा महंगा सा टीका 86,000 रुपए का लगाते हैं। आप ये समझें ये वो टीका है, ठीक है। खुशी से नहीं लगाते, कोई भी खुशी से नहीं लगाता। आपको भी है कि ये कोई खुशी मुझे बिल्कुल कोई खुशी नहीं है। मैं अपने अल्लाह ताला को हाजिर जान के कहता हूं कि मेरे मुल्क की पब्लिक है, मेरे मुल्क की अवाम है, मेरे मुल्क के लोग हैं जो कुछ मिसगाइड होके इस तरफ चल पड़े। माफी होनी चाहिए इनकी, बिल्कुल माफी होनी चाहिए, बिल्कुल उनको एक रास्ता मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने माफी लेनी है या जिन्होंने माफी लेके देनी है, उनको भी जिम्मेदाराना रोल प्ले करना चाहिए। सफदर भाई जी मजे की गल है, मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट कि अगर पॉजिटिव रास्ते पर लेकर चलना है तो जिन लोगों ने माफी लेकर देनी है वो भी तो कोई तरीका कर लेकर आगे है ना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वो उनको डिसऑन करेंगे तो सब्सिक्वेंटली इसका इम्पैक्ट उन लीडर्स पे ये पड़ेगा कि उनके कहने पे स्ट्रीट पावर जो उनके पास थी या है वो लूज़ कर बैठेंगे, और सब्सिक्वेंटली कोई भी शख्स उनके कहने पे जो है ना बाहर नहीं निकलेगा। लीडर का ये हक नहीं होता। लीडर को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे, दोनों साइडों को बैलेंस करके चलें, एक्सट्रीम ना चले किसी भी तरफ। बदकिस्मती से हम 47 से लेके आज तक जो भी है, हम कोई भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, वो एक्स पार्टी ही चलते हैं। क्यों एक्स पार्टी चलते हैं? उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो जहाँ कहते हैं हम कि हाकमियत का इख्तियार अवाम को है, अवाम की अदालत, ये इससे बड़ा मजाक इस मुल्क के साथ 75 सालों में किसी ने नहीं किया जितने ये हमारे पॉलिटिशियन ने किए हैं। इनके सभी की प्रॉपर्टियाँ बाहर, सभी के बच्चे बाहर, सभी के छुट्टियाँ बाहर, सभी की हर चीज़ बाहर। ये तो यहाँ आते हैं यहाँ पे हुकूमत करने के लिए मेरे और आपके ऊपर। मुल्क तो मेरा और आपका है कि जो लोग जिनका जीना मरना इसके साथ है, जो हम सुबह निकलते हैं 6 बजे तैयार होकर तो 9 बजे कोर्ट पहुँचते हैं, आप इधर आते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। इन्होंने क्या मेहनत मजदूरी की है? मुझे किसी लीडर का नाम ले दे, मैं नहीं रिस्पेक्टिव, मैं अक्रॉस द बोर्ड कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अक्रॉस द बोर्ड। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो उनको कभी भी किसी भी हवाले से उनको डिसऑन नहीं करना चाहिए अपने जो कारकुन है, क्योंकि कारकुन और लीडर दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं और एक दूसरे की ये कह लें सपोर्ट है एक दूसरे की। अगर एक को प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे को भी फील करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो इनका सब्सिक्वेंटली जो अवाम के पैशन है उनके साथ आपने खेला, उनको बुलवा लिया, अब डिसऑन करेंगे, ये नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पर्टिकुलर इवेंट 9 मई के हवाले से नो डाउट के एवरीबॉडी कंडेम्ड, आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु कंडेम्ड इट वेरी होल हार्टेडली। लेकिन इसमें देखें कि उसमें कुछ ऐसी फुटेजेज आई हैं कि जिनमें कुछ ऐसे लोग डेलिबरेटली शामिल हो रहे हैं कि जो कुछ गाड़ियों से उतर रहे हैं, जो दाएं बाएं जो मॉब का पहले हिस्सा नहीं थे, सडन मॉब के अंदर आ रहे हैं और वो तोड़ फोड़ में भी नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए कि वो कहा हुआ है। जहाँ से दूसरी बात है, देखिए मॉब साइकोलॉजी पूरी दुनिया में एक है। आप 16th सेंचुरी में चले जाए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो वो वहाँ के 1-2 मिनिस्टर थे, उन्होंने जो रॉयल फैमिली थी उनको निकाल के आम कपड़े पहना के, अगर आप तारीख पढ़ी होगी मेरे से बेहतर आप पढ़, उनको आम अवाम जो मॉब था उनमें घुसा दिया गया। मॉब ने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, हम उनके हाथ देखेंगे और उनके हाथ देखें कि उन्होंने काम नहीं किया हो, ये हाथ सॉफ्ट हैं, ये रॉयल फैमिली है, और उनको निकाल के मारा। खुदा के लिए उस वक्त को दावत ना दे, अल्लाह कभी ना करे। ये अवाम जो है इनको इनका हक दें। आप जो कहते हैं कि अवाम को वोट का हक है, वोट का हक अवाम को इन ट्रू सेंस दें। ये ना कहें कि अवाम वोट किसी और को डालते हैं तो जीता कोई और है, इस तरह ना करें। और जहाँ तक ये पर्टिकुलर इवेंट की बात है, वहाँ पे मैं कहूँगा कि देखें, सज़ा देना जब आप ताकत में हैं, ताकत का नशा है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं आप दे सकते हैं। लेकिन ज़रा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे तो नज़र डाल लीजिए, ज़रा खुलफाए राशिदीन पे नज़र डाल लीजिए, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के उस वाक़या पे नज़र डाल लीजिए। जब यहूदी को कत्ल करने लगे हैं तो उसने
आपके मुंह पे थूक दिया, शायद मैं प्रॉपर लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, आपने उसको इसलिए माफ़ कर दिया कि मुझे ज़ाती गुस्सा इसमें शामिल हो गया। हमारे तो हर एक्ट में ज़ाती गुस्सा है। हम पॉलिटिक्स को घरों तक ले गए हैं। हम दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन नहीं समझ रहे। खुदा का खौफ करें। पॉलिटिक्स को पार्लियामेंट तक रहने दे, घर के बाहर रहने दे, इसको घर में ना लेके जाए। हमारी देखें बदकिस्मती का हाल ये है, हमारी अक्सर दारे जो काम उनका है, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी देख लें, मैं अपनी मादर इल्मी पंजाब यूनिवर्सिटी की भी बात करता हूँ, वहाँ में पॉलिटिक्स हो रही है, हर काम हो रहा है, मतलब मास वाइड रिसर्च के पूरी दुनिया की रिसर्च करते हैं, ठीक है, ये ठीक पूरी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रिसर्च हो रही है, स्कॉलर निकले हैं, हमारे यहाँ प्लेजरिस्ट निकल रहे हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स निकल आता है जिसने मेहनत की है, उसको उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि ये आगे जाके हमें तंग करेगा, इसको इधर स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते हैं। आर्मी कोर्ट्स, जरूरत और जस्टिफिकेशन आपके नज़दीक? सर मेरे नज़दीक आर्मी कोर्ट अगर हम उसको लॉ को पढ़े ना तो उसकी जुरिस्डिक्शन स्ट्रेच करना काफ़ी मुश्किल है। आप अगर लियाकत केस पढ़ लें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें जो उनके साथ एक गाइडलाइंस दी गई हैं, उसमें तमाम मिलिट्री कोर्ट्स को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, इसी एक्ट के तहत बनी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 मेंबर बेंच ने ये डिक्लेयर किया, और वो बेंच किसी का डिस्प्यूटेड नहीं था। हालांकि शायद डिस्प्यूटेड मुझे लफ्ज़ नहीं यूज़ है कि प्रेजेंट तनाज़ुर में उन गाइडलाइंस में कहा गया कि यही जो सारा कुछ इधर किया गया है ये आइन से मावरा है, और आप यही तमाम केसेस ATC में ले जाएं, ATC में ले जाके तो डे टू डे करके इसका ट्रायल करें। उसका रिव्यू किया और रिव्यू भी डिस्कस हो गया। अब इसमें जो सब्सिक्वेंटली एक जिसको बार बार डिस्कस किया जा रहा है तमाम हल्का अहबाब में, कि जो 2015 में इसमें अमेंडमेंट आई थी, जो 15 में अमेंडमेंट आई थी वो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए थी, एक पर्टिकुलर खुदारा उसको इसके साथ ना जोड़िए, वो उन लोगों के लिए थी कि जब आर्मी क्लीन अप ऑपरेशन कर रही थी, ज़रब अज़ब और इस तरह के सारे चल रहे थे जो मुल्क दुश्मन नासर है उनके खिलाफ, और वो उनके लिए वो 2 साल के लिए कोर्स बने हैं। एक्सटेंशन भी हुई, थोड़ी देर एक्सटेंशन हुई, और उसमें वो सनसेट क्लॉज थी। सनसेट क्लॉज या डाइंग क्लॉज हम लॉ में उसको कहते हैं जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर डेट के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लैप्स हो जाती है, और वो लैप्स हो चुकी है, वो अब इन एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अलाइव नहीं है। ठीक है। आप अगर उसको अलाइव करते भी हैं तो जो बीच में इंटरवीनिंग पीरियड है उसको आप कवर नहीं कर सकते, जिस पे ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। आप किसी भी लॉ को जब रेट्रोस्पेक्टिवली प्यूनिटिव एक्शन को करेंगे तो वो पूरी दुनिया का लॉ है। पाकिस्तान में बहुत अच्छा केस लॉ डेवलप हुआ, बहुत अच्छा। उसमें एक रोशन केस है जिसमें जब ये ऑर्डिनेंस आया था ना, ATC से पहले ये ऑर्डिनेंस था ना, एंटी टेररिज्म एक्ट से पहले, उस ऑर्डिनेंस पे था कि उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसमें हर चीज़ उन्होंने डिटेल में डिस्कस की, जिसमें ये भी डिस्कस किया टाइम क्लॉज क्या होती है, और उसको अगर सारे को मिला के पढ़ें तो उस वक्त जब अमेंडमेंट की गई थी उसके हालात तो इस वक्त नहीं है। उस वक्त आर्मी ने अपने जो जवान थे वो कुर्बान कर रही थी, आज भी कर रहे हैं, वो उन लोगों के खिलाफ थे कि जो मुल्क तोड़ने के लिए लड़ रहे थे, जो टेररिस्ट थे, जो ईरान से आए हुए थे, जो उज़्बेक थे, जो पत्नी दुनिया के किस मुल्क से आ गई, यहाँ पे इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन, अगर आप टर्मिनोलॉजी याद हो उस वक्त तो बिल्कुल ऐसे उसके हालात को, इसके हालात को मैं तो दूर दूर तक आपस में मर्ज अप नहीं कर सकता। शर्मिंदगी होती है अगर मर्ज करने के, उसको मिलाने की भी कोशिश करें तो शर्मिंदगी होती है। हो नहीं सकता। लेकिन कुछ चैनल्स पे ये मैंने ये भी देखा है, कुछ डिस्कशन भी ये देखी, मेरी तमाम अहले इल्म से, अहले दानिश्वर से ये गुजारिश है कि उस वक्त के फैक्ट्स और इस वक्त के फैक्ट्स देख के दोनों को अलहदा रखें, खुदारा इस तरह ना करें। ये जिनसे गलतियां हुई हैं, गलती जो करता है अगर उसको माफ कर दिया जाए तो शायद वो समझाइए, बिठाइए, समझाइए, फिर आगे चलिए, लेकिन बिठाकर समझाकर उनको समझाएं कि उन्होंने ये किया, उनमें खुद लोग फील कर रहे हैं कि ये गलत किया है हमने, क्योंकि मॉब साइकोलॉजी में अकल नहीं होती, विद ड्यू अपॉलॉजी, माफी के साथ। जहाँ भी मॉब होगा वहाँ अकल नहीं होती, वहाँ इमोशनल बंदा चार्ज होता है। इसमें भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। भट्ट साहब, जरूरत थी हमें? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि जैसे सबने कंडेम किया, ये एक्ट ही जो है वो कंडेमनेबल था कि लोग इस तरह से गए, इसमें 2 राय नहीं है। अब आ जाते हैं कि आपने ट्रायल चलाना कैसे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये आप समझें कि वो साइकी नहीं होनी चाहिए जिसमें प्रोसिक्यूशन को खुद नुकसान हो। मिसाल के तौर पर
इसके अंदर जो इदारे हैं वो खुद मुद्दई भी हैं, उनका अपना नुकसान भी हुआ है। ठीक है। अपने एक्ट के तहत वो चलाएंगे जिसके ऊपर बहुत सारे शुबात हैं। जजेस जो क्रिमिनल कोर्ट्स अच्छा, मुझे एक बताइएगा, इन सारे केसेस के अंदर अगर कल कोई ट्रायल होते हैं तो आप लोग सब पेश हो सकते हैं? देखिए, हो सकते हैं, वो तो हमारा जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो किसी भी कोर्ट में अलाउ करता है हमें, आर्बिट्रेशन के अंदर भी। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर पहले शुबात ये है कि जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया मेरे कुलीग ने भी कि सनसेट क्लॉज होता है, टाइम खत्म हो चुका है। इसके अंदर आपको आइन, क्योंकि ये आम अमेंडमेंट के जरिए नहीं आया था, ये समझने की जरूरत है कि ये 21वीं तरमीम और उसके बाद 23वीं तरमीम के तहत ये मामला बिल्कुल अब हो गया। 23वीं तरमीम के अंदर भी बहुत सारे शुबात थे। आपको याद होगा कि जो FTF की ऑब्जेक्शंस आई थी वो इसी पे आए थे कि आपने राइट नहीं दिया अपील का। एक मुल्जिम जो है उसको अगर आपने कन्विक्ट कर दिया है तो राइट नहीं दिया। हैविंग सेड दिस कि ये मामला बड़ा गलत हुआ है, लेकिन नादान दोस्त इशारा ये कर रहे हैं कि जनाब जिस बात में आप इनको इस लॉ के तहत करें जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा अपनी कॉज के अंदर आप खुद जज हैं। आप मेरे साथ ज्यादती करते हैं, आप या मैं आपके साथ कुछ ज्यादती करता हूं तो मैं खुद ही जज हूं, तो वो एक प्रेसिडेंट अच्छा सेट नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि जो आपके बाकी लॉज हैं दे आर सफिशिएंट इनफ। हमारे इधर एक जो है रिवाज चलता है कि अगर एक बंदे ने कोई गलत काम किया पूरे गांव के ऊपर FIR हो जाए। वो इसके अंदर आप समझें कि ये क्यों इतना जरूरी है कि इसको आइन से मुंसलिक किया गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की बात है। अभी तक कई सहाफ़ी जो हैं, कई लोग जो बात करते हैं, जो खुल के बात करते हैं, आम शहरी जो हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनका ये भी नहीं पता चल रहा। मैं अभी आज ATC में मैं आपको गोश्तगुजार कर दूं, ऐड कर दूं इसमें। मैं नाज़रीन अभी ATC में था, आपसे कुछ 2 घंटे पहले ATC में कुछ 250 के करीब लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पेश किया गया। जी। उसमें गुमन साहब एक सिक्योरिटी गार्ड था, अपने उसी ब्लू यूनिफॉर्म के अंदर है, तो वो बाबा जी के ऊपर उन्होंने ना गोरमे का शापर सर पे चढ़ाया हुआ था। सारे जिनको पेश कर रहे थे ना, सबके सरों के ऊपर गोरमे का शापर चढ़ाया था पुलिस ने। तो उनसे हमारे एक साफी उन्होंने पूछा कि बाबा जी आप भी वहाँ एहतजाज कर रहे थे? कहते पुत्र मैं तो नौकरी में शिफ्ट खत्म करके आंदा भाई राज उलंदा भाई मैंने भी फाड़ लिया। जी, मैं बस सिर्फ एक हफ्ता हो गया। मैं आपको ये ऐड करता चलूं, हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इस थ्योरी पे बेस करता है कि आप लाखों गुनाहगार छोड़ दें लेकिन किसी एक भी गुनाहगार को सजा ना दें। हैविंग सेड इसके ये इंसिडेंट बेगुनाह को सजा ना दें, कि कोई भी ऐसा ना हो शख्स जो इनोसेंट हो और उसको आप सजा दे दें। हमारा तभी तो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रखा गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपने प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, लॉ सही एप्लीकेबल होना चाहिए। लॉ जो एंटी टेररिज्म है एक्ट वो भी काफी था, उसके अंदर भी सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है। अच्छा, इस सारी कहानी के अंदर हो क्या क्या सकते हैं? मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, इस पर बाद में आगे बात करते हैं कि इसमें मैक्सिमम सजाएं क्या क्या हो सकती है किसी को भी। और सेकेंडली फिर 144 और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। अरे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जिस तरह भट्ट साहब ने टेकअप किया, ये पॉइंट मेरा अगला था कि मैक्सिमम सजाएं इसमें क्या क्या हो सकती हैं। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इन्वॉल्व होते हैं, हम सब ने देखा है, बहुत सारे लोगों को हमने विटनेस किए। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आर्मी कोर्ट्स इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ पर ट्रायल होते हैं तमाम लोगों के जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, तो मैक्सिमम सज़ाएं क्या क्या हो सकती हैं, ज़रा उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिकॉज पब्लिक में इसकी कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। बट सब आप इसे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आपने ये पॉइंट टेकअप किया था। मैक्सिमम सज़ाएं क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, सजाए मौत है, उसके बाद जो है नहीं, किस जुर्म की सजाए मौत होगी, कि किसने क्या किया है कि उसको सजाए मौत हो सकती है? देखिए, जब अगर मिसाल सबसे बड़ा इस एक्ट के तहत जो, चले मैं आपको मिसाल, मैं आपका सवाल आसान कर देता हूँ। वहाँ पर एक बच्चा था जिसने मोर उठा के भागा, वो जो वहाँ कोर कमांडर हाउस से, उसको क्या सजा हो सकती है? देखिए, उसका तो वो एविडेंस की बात है कि उसने सिर्फ मोर उठाया है। उसको भी एक टेस्ट से गुजरना है। वीडियो जो है वो मेंड भी हो जाती हैं सारे मामला, तो उसको अपने एक फोरेंसिक से गुजरना है। अगर वो मान 5 साल मोर पे 5 साल वो उसमें मैं आपको अगर कहें तो सेक्शन 2 है। अच्छा। जो आर्मी एक्ट है उसका सेक्शन 2 है, उसमें कुछ सिविल ऑफेंसेस हैं। उसके मुतालिक वो जो सिविल ऑफेंसेस हैं, जो अगर फर्ज करें वो ऑफेंसेस आम क्रिमिनल कोर्ट्स में चलती हैं तो उनकी क्या सजा है? ठीक है जी, वो किसी की 3 साल है, किसी की 5 साल है। अगर किसी ने किसी के घर से मुर्गी उठाना, मोर उठाना 2 साल होती है जी, उसकी जो है वो 3 साल भी है और 5 साल भी सजा है। ठीक है, ये उस हद तक वो उनकी सजा उसी में आएगी। लेकिन वो एक्शन जिसमें आग लगाना आता है, हवाई फायरिंग करना आता है, प्रॉपर्टी को आग लगाना, तोड़ना आता है, उसमें उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि सजाए मौत और 14 साल सजा है जी। सजाए मौत जी, सजाए मौत और 14 साल सजा है जी। अबैटर को भी है और अटेम्प्टर को भी है।
जो अटेम्प्ट करेगा उसके लिए भी वही चीज है, सेम चीज जी, सेम चीज है। अच्छा, अब इक़दाम में कत्ल वाली कहानी जी, है, इक़दाम में कत्ल वाली कहानी है। बात यह है कि ये असल में देखना क्या है हमने कि देखें, मैं पिछले दिनों ना परसों एक वीलॉगर है, इंडिया का मेजर है, रिटायर्ड मेजर है, वारिया, हाँ जी, उसकी बड़ी खूबसूरत एक बात थी। उसने कहा कि उसकी बातें वैसे आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, फिर भी आपको बुरी बात लगती है। नून लीग वालों बहुत चंगियां लगती है। मैं उन बातों पे नहीं जाने लगा जो जिसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, मैं वो बात करने लगा हूं जो उसने कही है और मुझे अच्छी लगी है। वो बात ये है कि पाकिस्तान की फौज एक ऐसा इदारा है कि जिसने पाकिस्तान के 5 सूबों को एक गोंद की तरह एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हुआ। क्या ये मेरे हक में या पीटीआई के हक में या नून लीग के हक में? पूरे पाकिस्तान में। मैं इस बात को उसकी को इतना को अप्रिशिएट करता हूं कि जिसका कोई हिसाब। फेयर इनफ। सफदर भाई, एक और साहब थे जिन्होंने अंदर से टमाटर और स्ट्रॉबेरियां उठाई, उनकी वीडियो बड़ी वो वायरल हुई थी। जो कोर कमांडर हाउस था ना, उनके किचन से बच्चा कोरमा भी उठाया एक बुजुर्ग ने। इनकी क्या पॉसिबल सजाएं? सर बेसिकली ये मैं सिर्फ ये एक माइंड सेट है कि देखिए उनके ऑफेंसेस क्या थे, तो मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं कि इन ऑफेंसेस के ऊपर क्या माफी के साथ पहले मैं एक छोटी सी बात कर देता हूं। माफी के साथ उसमें आएगा ट्रेसपासिंग, ठीक है, हाउस ट्रेसपासिंग, ठीक है जी। उसने हाउस ट्रेसपास किया, ठीक है, उसका जुर्म ये नहीं है कि टमाटर उठा के लाया जी, उसका जुर्म ये है कि ये ट्रेसपासिंग किसी सिविलियन के घर की भी होती तो सेम जुर्म लगता है। मैं थोड़ा सा सफदर भाई से पहले देखें, एक सेक्शन 34 है क्रिमिनल लॉ के अंदर, वो कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं कि आप अगर मोब एक गया, एक लड़के ने दूसरे बंदे को शह दी है कि जनाब मैं उठाऊंगा तो टमाटर ही, लेकिन तुम आग लगा दे, तो जो शह दी है वो कल्प्रिट हुआ ना। ये देखिए कल्प्रिट नहीं, सेक्शन 34 के तहत कॉमन इंटेंशन जो है, अगर एक सेंस के साथ जा रहे थे कि आज उड़ा देना है, आज जला देना है, आज गर्क कर देना है, तो उसके अंदर चाहे उसका ऑफेंस कम भी है, चाहे वो कैसे भी एक ही रखा सजा। फिर सफदर भाई इस पे ये सेक्शन 34 ही लगेगा। अब मुझे सर बेसिकली मेरा तो पहले इससे पहले एक छोटा सा और जो है ना थाट दूंगा फॉर रिकॉन्सिडरेशन कि आर्मी एक्ट को अप्लाई करने के लिए ऑफेंस की एक तो ग्रेविटी देखी जाएगी, ओके, फिर किसी भी आम एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसके बीच में तीनों एलिमेंट ऑफेंस के मौजूद थे। प्रेपरेशन पहला मैंसरी है, फिर प्रेपरेशन, फिर एग्जीक्यूशन। ओके, एग्जीक्यूशन के बाद उसकी आगे 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल और एग्जीक्यूशन अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब जो बंदा वहां से टमाटर उठा के ला रहा है, मोर उठा के ला रहा है, आप खुद जरा सोचें कि क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि वो इस तैयारी के साथ गया था कि मैं वहां से मोर चोरी करके लाऊंगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो। उसका मैं आर्मी एक्ट का सेक्शन मुकम्मल करने फिर मैं आ जाऊंगा आपकी तरफ में वापस आ जाऊंगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि आर्मी एक्ट की एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे सबसे पहले तो 3 आर्म्ड फोर्सेस होने चाहिए, फिर उसके बाद सर्टन एक्सेप्शन हैं, एक्सेप्शन में ये आते हैं। पहले प्राइमरीली ये सोच लें आर्मी एक्ट का नाम ही आर्मी एक्ट है, मीनिंग देयर बाय कि आम आदमी नहीं, उसमें सिविलियन के लिए नहीं था, और यही लियाकत केस में लिखा गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही लिखा। ठीक है, जहाँ पे कोई ऑफेंस की ग्रेविटी ऐसी है कि जिसको आप म्यूटनी, सिडक्शन और आपके जो मुल्क है इसकी सालमियत के खिलाफ उसको जोड़ सके, फिर आर्मी एक्ट को आप ला सकते हैं। और उसमें साथ ये भी हो कि आर्मी को उकसाया है या आर्मी को इन्वॉल्व किया है या आर्मी के खिलाफ गए हैं, आर्मी हमारी सालमियत एक सिंबल है, तो फिर उसको आएगा। मुझे ये बताएं इस एक्ट को पढ़ने के बाद, जो बड़ी सादा सी अंग्रेजी में है, कि कहाँ ऐसा मॉब में नज़र आ रहा है कि किसी बंदे ने ये कहा कि हमने इस मुल्क को तोड़ना है, म्यूटनी करनी है, हमने क्या कहा, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। सफदर भाई जिन लोगों ने जीएचक्यू, सर एक सेकंड सर वो एक्ट गलत है, नहीं, जिन लोगों ने जीएचक्यू पे हमला किया है सर, मॉब साइकोलॉजी के तहत हुआ है, वो है। आई एग्री, मैं ये अगर मुझे कंप्लीट मैं आर्मी एक्ट की एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, केस लॉ की बात कर रहा हूँ, मैं वो अंदाजे से नहीं बता रहा। ठीक है, अब ये आ जाता है, यहाँ भी एक बात बड़ी क्लियर है कि ये तमाम चीजें जो है ना ट्राइबल है, 780A में भी, पीपीसी में भी। ठीक है, तो क्या 780A में वो बच जाएंगे, क्या पीपीसी में वो बच जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो मेरा ख्याल है कि उनको वो जो, अच्छा ये वहां पर भी तो ट्रायल होंगे ना, यही वहां पर भी ट्रायल होंगे, यही मैं कह रहा हूं, एक जगह पे, या इधर या उधर, या इधर या उधर, तो ये कौन पिक करेगा कि कौन कहां पे ट्रायल होगा? मैं वही बताने लगा। अब दूसरी बात आएगी
कि जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है जुरिस्डिक्शन का वो किसका है। अब देखिए ऑलरेडी स्टेट ने इन तमाम ऑफेंसेस की जुरिस्डिक्शन इन्वोक कर दी है, जिसको हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, क्या इन तमाम ऑफेंसेस की जो जुरिस्डिक्शन स्टेट ने ऑन कर ली है और इसमें FIR 780A के तहत दर्ज हो गई हैं, उन FIR को आप कहाँ ले जाएंगे? क्या दूसरी FIR कर सकते हैं जी? ये क्या वहाँ पे बेनजीर केस? एक से मुकम्मल कर लेंगे फिर इस पे आपको मुकम्मल ले जाता हूं। जी सब्दर प्लीज कंटिन्यू। असल में मैं ऐसे पढ़ देता हूँ सर, मेरी सुन लीजिए, मैं पढ़ा हुआ है। प्लीज मुकम्मल कर लेने देना, फिर ऐड कीजिएगा। प्लीज मुकम्मल कर लेने देना। जी अच्छा सर, उसमें ये होगा उनकी पहले ये बात का जवाब दे दूं। आम थाने से भी दूसरी में सेक्शन 25 सब क्लास 27 चैप्टर 3 के तहत जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसा एविडेंस सफ़ा मिसल पे आ जाता है जिससे ये पता चलता है कि सिडक्शन है, म्यूटनी है, स्टेट के खिलाफ रेबल आ गए थे, तो उसको वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये उधर ले जाएं। नई FIR दर्ज नहीं इसकी हो सकती, क्योंकि उसमें बेनजीर केस बड़ा क्लियर आ गया कि अब सेकंड FIR को FIR नहीं कहते। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सेकंड FIR का मतलब है SIR। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, खोसा साहब की जजमेंट है, आज तक से स्टैंड कर दिया, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। मैं कह के घुमन साहब मुझे फिर ना इधर पकड़ ले। उन्होंने लिखा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन का मतलब का रिपोर्ट का मतलब टू सेट द लॉ मशीनरी इनटू मोशन। ठीक है। सेकंड का मतलब SIR का मतलब है सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसका कोई कॉन्सेप्ट CRPC और PPC में नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट इस आर्मी एक्ट में भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट 780A में भी नहीं है। अब जो दर्ज होगी है FIR, उसको आप सब्सिक्वेंटली पुलिस रूल के तहत उसको जो मुतलका SP होगा वो उसको एक थाने से दूसरे थाने, एक डिपार्टमेंट से दूसरे थाने, दूसरे डिपार्टमेंट में रिकमेंड करेगा कि इसको इतना सफ़ा मिसल पे एविडेंस आ गया है कि आर्मी एक्ट का फला सेक्शन इस पे लग सकता है, लग गया है। वो सेक्शन को ऐड करेगा उसमें, तो फिर वो लिखेगा कि ये ऑफेंस ऐड होने के बाद, ये जुर्म ऐड होने के बाद ये जो पर्चा है, इसके जो मुल्ज़मान है, अक्यूज़ हैं, वो 780 या आम कोर्ट में ट्रायबल नहीं है, इनको आर्मी कोर्ट में ले जाए। नई FIR नहीं अब लॉन्च हो सकती। ये लीगल बातें बता रहा हूँ, वैसे सही जैसे मर्जी कर ले। अब अग्री कर गए आप? जी मैं चलें, ठीक है। अब आइए आगे। घुमन साहब 144 लगी हुई है सर, इस्लामाबाद में भी लगी हुई थी जी सर, मौलाना भी तशरीफ लाए जी, परमिशन के बाद उन्होंने जलसा किया। तो 144 में अगर परमिशन मिल जाए तो फिर ठीक है, डेफिनेटली वो कर सकते हैं ना। 144 लगी ना, उन्होंने अप्लाई किया कि मैं एक जुमला आपने भी इंजॉय किया होगा, मैं आपको दोबारा याद कराता हूँ, आप फिर इंजॉय करेंगे वो जुमला। हुकूमत और PDM के मुज़ाकरात कामयाब। सर हुकूमत को मना लिया। सर मैं बताता हूँ, आपने जुमला एंजॉय किया था? बात जरूर सुनिएगा। नहीं जरूर सुनूंगा, ऑब्वियसली आप सुनने तो बैठे। जुमला एंजॉय किया था आपने? जी बिल्कुल। हुकूमत और PDM के मुज़ाकरात का, तो हुकूमत किसकी है? ऐसा ही है, बिल्कुल। हुकूमत किसकी है? सबकी है, अवाम की है, PDM की, अवाम की। आप बताएं। गुजारिश ये है कि एक प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है 9 मई को, गलत हुआ। एक प्रोटेस्ट जो है वहां पे रिकॉर्ड करवाया गया है, ठीक है। मुझे ये बता दें कोई एक गमला कहीं फर्क नहीं, वो फर्क है ना, जो वहां पे वो क्लियर कट है ना, वो क्लियर कट है, उसकी मजम्मत सारी दुनिया कर रही है जो 9 मई को हुआ है। मुझे ये बताएं, इसकी मजम्मत सिर्फ 144 का वाला सवाल है। सर गुजारिश ये है कि एक चले, अगर यही पीस, अब मेरे अगले सवाल पे आ जाना, जिस सवाल की तरफ मैंने आना था, अगर यही पीसफुल प्रोटेस्ट या जलसा कल तहरीक इंसाफ मुरीदके में करती है, जस्टिफाइड है? इस 9 मई के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडरशिप, अभी भी 1 मिनट सर बात पूरी करने दें, अभी भी लीडरशिप यही कह रही है, जब वहां से बेल आउट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर अभी अरेस्ट किया गया तो रिएक्शन इससे भी कहीं ज्यादा है। यार ये देखे ना, मेरे सामने कल वाली फोटोज आ गई जिनमें गन्ने उठाई हैं मौलाना के, वो जो लोगों ने मौलाना के, देखे ना ये लोग जो है उन्होंने सर मैं कहता हूँ ये हलाल प्रोटेस्ट, मान लिया सर, मान लिया ये हलाल, मेरी बात सुन लीजिए, ये हलाल था ना, आप ठीक कह रहे हैं, नहीं हलाल नहीं था वो, मेरी सुन ले सर, बात ये है, नहीं सर इस तरह ना करें, मैं कहता हूँ इस तरह ना करें, बात ये है कि इसमें अगर वेपन ही है, मान लेता हूँ वो वेपन है, एक यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, चलते हुए बंदे का नहीं पता है, जो आपने उस दिन किया है, घर में जाके कोर कमांडर के में गोलियां चलाई हैं आपने, आगे लगाई हैं, कहाँ पे किसको क्या करें, मेरी बात सुनिए सर, कहीं पे उस बंदे ने उस असले को कहीं पे इस्तेमाल किया?
एक इतना बड़ा उधर मॉब था, इतना बड़ा एक अच्छा, वो भी मॉब ही था। मतलब मैं एक चले मॉब कह लें जी, आप इस तरह खुश होते हैं तो कोई बात नहीं है। बात ये है कि क्या कहीं पे क्वेश्चन है, मुझे वकील होते जवाब दो। जी जी 144 लगी हुई है, तहरीक इंसाफ जलसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? देखें जी, गवर्नमेंट जाने कि अगर वो उनको कंट्रोल कर सकती है तो दे शुड बी अलाउड। देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए लॉ जो है वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अगर आप 144 एक पार्टी के लिए लगा रहे हैं तो फिर आप दूसरे के लिए भी लगाए, ठीक है, उसके अंदर आप इजाजत देते हैं। और एक ऐसी जगह पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप आम सड़कों पे कर रहे हैं, आप अपने मुंतहिब इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, या आप कोई जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लड़ाई के अंदर भूल जाते हैं कि कानून क्या है। कानून कहते हैं कि जी लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन, यानी कि जो हुकूमत वक्त है उसने जो कह दिया वो लॉ है। ये नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कानून की वाकई बालादस्ती होगी और वो हम मानने से इनकारी होती है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पीटीआई को रिलीफ मिल गया, जज साहब ठीक नहीं, पीटीआई के खिलाफ मिल गया, जज साहब गलत। यहाँ पे मैं एक सवाल बैक ने अभी तो 2 दिन पड़े हुए थे जब साथ उठाया, और जो मुझे स्पेसिफिक जवाब इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इदारों को सपोर्ट करें। देखिए ये वही चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने नो कॉन्फ्रेंस पे किया, पीटीआई ने कहा जी गलत हो गया सारा, बिल्कुल वही जज साहब है जो इमरान साहब को कहा कि जनाब ये गलत। तो फैक्ट्स जो है वो केस टू केस डिफर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे हमें अपने एज ए कानूनदान या एज ए स्टूडेंट ऑफ अल्लाह करे व्हाट्सएप के कभी हम इतने मैच्योर हो जाएं कि इस लॉ को सियासत से अलग कर दें हम। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंडिकेशंस है आपके, इस तरह की रेसलिंग पहले नहीं हुई। अब इधर जरूरी है कि आप कानून की 97 में भी हुई है। देखिए उसके अंदर अब दौर इस वजह से डिफरेंट है कि इतना सोशल मीडिया नहीं था। अख्तर रसूल साहब को पता है आपको? किनका? अख्तर रसूल साहब। जी जी बिल्कुल पता। और 97 तो बाद सियासत नहीं कर सके। नहीं सर, सियासत जो है वो अपनी आप कुर्बानी का लेवल है आपका कि आप क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती इंपॉर्टेंट है हर केस अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए। और ये जो अभी मामला है आर्मी एक्ट का, इसके अंदर देख के जरा, क्योंकि सजाएं एंटी टेररिज्म में भी हो सकती हैं। अच्छा, इसमें अपने केस को बिगाड़ने वाली मैं पर्सनल अपना कोट कर देता हूं जी कि जो थोड़ा साई ऑफ रिलीफ था मेरे लिए। सफदर भाई, हमारा एक बच्चा है नियो टेलीविजन का सर, वो उस दिन कवरेज पे था जिस दिन कोर कमांडर हाउस वाला सारा इंसिडेंट हुआ है। तो वो आजकल आपको पता है हमारी जो इस तरह की हैपनिंग होती है तो उसमें ये कैमरे हमारे आउट हो गए हैं, बड़े कैमरे जो थे ना, मोबाइल का द्वारा फुटेज बनाते हैं, फौरी दफ्तर भेज देते हैं ताकि हमें वो कम्यूटिंग का टाइम और ला के डेटा ट्रांसफर करना हमारा बड़ा वक्त जाया होता है। FTP बड़ा वक्त जाया होता था हमारा। तो बच्चे सारे हमारे जो कैमरा मैन हमारे जो हम लोग भी सारे जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गए कि फौरी फुटेज बनाई दफ्तर भेज दी। वो बच्चा वहां पे फुटेज बना रहा था तो उसका वो मोबाइल के साथ फुटेज बना रहा था, ये बड़ा कैमरा नहीं था उसके पास, वो गिरफ्तार कर लिया कल रात को। हमारा कैमरा मैन है सलमान, एवरीबॉडी नोज हिम। उसके बाद हमने कुछ रिक्वेस्ट की सारे रेलेवेंट लोगों को, और रिक्वेस्ट में एक चीज पुटअप की कि मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मासूम लोग नहीं पकड़े जाएंगे, उस सारे वाक़े के अंदर जो कसूरवार है वही पकड़े जाएंगे। हाँ, उसके घर वालों को भी धमकाया गया, उस बच्चे के ऊपर तशद्दुद भी हुआ है, वो बच्चा बताता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि आज सुबह 7 बजे वो रिहा कर दिया गया। देखिए इतना बड़ा वाकया था, इसके अंदर कुछ रेगुलरिटीज भी आएंगी, ज्यादतियां भी होंगी, लेकिन एक साई ऑफ रिलीफ मेरे लिए ये जरूर है, या कह लीजिए कि मेरे लिए ये एग्जाम्पल जरूर है कि उस बच्चे के लिए, लेकिन वो बच्चा साफी था। हम सारे मीडिया हाउसेज ने मिलकर शोर मचाया, जोर लगाया अपना, तो बच्चा आ गया। अब इसी रगड़े में सफदर भाई, अगर कोई बंदा, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड देखा है यूनिफॉर्म के अंदर देखा है, उसके पास तो वकील करने के पैसे भी नहीं होंगे और ना किसी को पता होगा कि वो कहाँ पे इस टाइम के ऊपर। कम से कम 20-25 लोग ऐसे थे जिनको आज हमारे रिपोर्टर जो वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी फैमिलीज को फोन करके बताया कि भाई तुम्हारा बेटा ATC में पेश कर रहे हैं आज। किसी को सर मुझे कल की बात है, एक साबिक जज साहब हैं, आजकल वकालत कर रहे हैं, उन्होंने मुझे परसों रात को फ़ोन किया, कल मैंने कहा जी मिलते हैं। उन्होंने मुझे बताया मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने 2 बंदों की बेल तैयार करवाई, मैंने भी उनको हेल्प आउट किया। उनका केस ये है कि वो बंदे अपना काम करके इधर जिधर चर्च है गिरजा चौक जी, वहाँ से तो वो उधर निकल रहे हैं, तो जो रोड जा रही है ना एयरपोर्ट को, वो उस रोड के ऊपर थे। ये जब माप एंड हो रहा है, रोड जो है अस्करी 10 वाली, उनको उधर से पकड़ लिया। उन्होंने बड़ा कहा कि हमारी नौकरियां हैं, वहां जाके देख लिया, हम दफ्तर से निकल के आए हैं। पुलिस ने पकड़ा? हाँ, पुलिस ने पकड़ा, उनको किसी ने नहीं छोड़ा, उनको उनका रिमांड भी ले लिया हुआ है और वो हम पे प्रतिवाद में चल रहा है। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट रिपोर्ट होंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे रिपोर्ट होंगे। अब एंड मुझे ये बताइए 144 और PTI का जलसा जस्टिफाइड? सर देखें
जो पहले आपने बात की है बड़ा मज़ा आया, तो वो सोशल मीडिया में बड़ी चली। हमारा डायलेमा ये है कि मैं कहता हूँ कि मेरे लिए और कानून हो, आपके लिए और कानून होगा, नहीं होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें इसलिए तबाह व बर्बाद हो गई, वहाँ उमरा के लिए और कवानीन थे, गुरबा के लिए और कवानीन थे। यही हमारी सोसाइटी का डायलेमा है कि आज यही है कि एक प्रोटेस्ट जो है वो हलाल है, उसमें वेपनरी चल रही है, उसमें डंडे लिए जा रहे हैं, सारा कुछ सरेआम चल रहा है, और उसमें वही वाटर कैनन जो पहले एक चंद दिन पहले वो वाटर कैनन में बकौल मीडिया के केमिकल डाल के था, वही उधर के वही वाटर कैनन तो जाके पानी पिला रही है सर लोटों में। चलो जैसे वो लोटों वाली फुटेज देखी आप? जो लोटे थे ना, लोटे जो होते हैं उनके अंदर पानी डाल के ये वो भी देखी है। और वही जो दूसरी वहाँ डिपार्टमेंट्स थे, वो जो हर जगह पे ब्लॉक्स रख रहे थे, रोक रहे थे, आगे नहीं जा सकते, वो वहाँ पे जाके तो उनको अरेंजमेंट्स करके दे रहे थे खाने के। मैं चूंकि इत्तेफाक से मैं सुप्रीम कोर्ट था, मैंने सारा अपनी आंखों से देखा, तो मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि ये ठीक है, ठीक हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि फिर आर्टिकल 8 कहाँ चला गया, आर्टिकल 25 कहाँ चला गया, मसावात का कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया, कुरान एंड सुन्ना कहाँ चला गया। आर्टिकल 2 है जो कहता है कि कुरान एंड सुन्ना वुड बी द सुप्रीम लॉ। इसीलिए हमारी सोसाइटी में बिगाड़ पैदा हो रहे हैं कि आपने जिस बच्चे की मिसाल दी, मीडिया हाउसेज ने शोर डाला, बच्चा छूट गया, मुझे दूसरे बच्चे को छुड़वा के दिखा दे। नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। जो मैंने 2 बंदों का आपको बताया, इसके बाद उसके नाम ही दे दो, छुड़वा के दिखा दें। आई नो फॉर फैक्ट उन्होंने रिमांड हो गया। वो फर्दर आपको एक और ऐड कर दूं, नाज़रीन जाने से पहले थोड़ा सा और ऐड कर दूं। जो सफदर भी कह रहे हैं ना कि उन्हीं में पानी पिलाया जा रहा था, तो रात को एक फुटेज एयरवे न्यूज़ ने चलाई है। उस फुटेज के अंदर जो इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ियां हैं, उसमें मौलाना के जो शागिर्द या स्टूडेंट्स जिनको आप कहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट। वो माशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस की, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस्लामाबाद की पुलिस है कि कितनी अच्छी पुलिस है कि मुजाहिरीन आए, उन्होंने मुजाहरा किया, वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक स्पॉट से उठाते हैं अगले स्पॉट पर लेके जा रहे हैं। कल को आप भी अगर टूरिज्म के लिए जाते हैं, आपको इस्लामाबाद से मरी जाना है, कन्वेंस नहीं मिल रही, तो आप इस्लामाबाद पुलिस से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमें और कन्वेंस नहीं मिली, जिस तरह आप मौलाना के बंदों को यहाँ से वहाँ छोड़ रहे थे, प्लीज़ हमें भी इस्लामाबाद से मरी छोड़ दीजिए, या मरी से वापस पिंडी ले आइए, इस्लामाबाद ले आइए। आई एम श्योर कि हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, जस्ट लाइक दोज पीपल, JUIF के जो वर्कर्स थे, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ भी कोऑपरेट करेंगे। बहरहाल बड़े क्रूशल टाइम से पाकिस्तान गुजर रहा है। पहले ये सुनता आता था मैं कि जी पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब मैं विटनेस कर रहा हूँ बड़ी बदकिस्मती से कि पाकिस्तान वाकई में नाजुक दौर से गुजर रहा है। इस नाजुक दौर से अल्लाह पाक में जल्दी से गुजार ले। दुआ में याद रखा करें कि आसानियाँ करें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। वाकई में हालात बहुत गंभीर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।